मसला ये है कि इस चीज़ को बड़ा यानी एक पॉइंट बनाया जाता है कि देखें जी ये कल लड़ते थे आज इकट्ठे हो गए जी। ठीक है ना। पॉलिटिक्स है क्या? पॉलिटिक्स आर्गुमेंट और मिल बैठने और बातचीत करने का। कभी किसी पॉइंट पे आप इकट्ठे हो सकते हैं, कभी एक पॉइंट पे इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन पीटीआई का तो ये रहा ना शुरू दिन से कि हमने तो किसी से बात ही नहीं करनी। तो इज इट डेमोक्रेसी? इज इट ए डेमोक्रेटिक बिहेवियर? अंकल बिल्कुल आप बहुत सारे बिकॉज आप जिन जगहों की बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारे प्रेसिडेंट्स पीछे सेट हुए हैं। मैं आपसे भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी लेटेस्ट जो प्रेसिडेंट्स हुआ जब एनएससी के अंदर जो भी मनासला था हमारा, वो कहा गया एज पर द डायरेक्शन ऑफ एनएससी मीटिंग आपको कहा गया कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिठाएं, पार्लियामेंट्री पार्टीज़ को बिठाएं और डिस्कस करें। तो तब आपके जो पीडीएम के ही दोस्त थे हमारे सारे, वो उन्होंने आने से मना कर दिया, ग्रेस कर दिया। तो बात यह है कि बहुत सारी पिछली दफ़ा भी प्रेसिडेंट्स ऐसी सेट हुई हैं जिसपे अगर आप नज़रियाती इख्तलाफ रखते हो, अगर मैं फॉर एग्जांपल मुझे पता हो कि एक ऐसा करप्शन का केस है जो इन दोनों पार्टीज़ ने दोनों ने दूसरे के खिलाफ बनाया हुआ है, हम सिर्फ उसको एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए लेके जा रहे हैं, और अगर आपका नज़रियाती इख्तलाफ हो किसी बंदे के साथ, तो क्या आप उसको किसी ऐसी चीज़ के ऊपर इन्वॉल्व करेंगे जिसमें आपको ये पता हो कि जी नज़रियाती पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ गलत होगी, मेरी इसके साथ डिस्कस करना। लेकिन अगेन इस पूरे 3 साल के अंदर भी जब भी डिबेट के लिए बुलाया गया पार्टीज को, बताया गया कि हाँ जी हमने डिबेट करनी है, हमेशा उस चीज को गलत एंगल पे लेके जाया गया। डिबेट के अगले दिन ही बयान आया आला हजरत का कि मैं तो इनके साथ बैठना ही नहीं चाहता। किस डिबेट पे? किसी भी जगह बैठने के लिए फौरन ही पहले या बाद में ये बयान आ जाता कि चोरों के साथ नहीं, आप हमेशा अगर अंकल जब भी बयान आया तो वो सिर्फ एक ही बयान आया कि मैं एनआरओ नहीं करूंगा इनके साथ बैठ के। मुझे तो समझ ही नहीं आती, एक आम आदमी को तो पता ही नहीं कि एनआरओ क्या बला होती है और क्या नहीं होती। लेकिन इतना मेरी समझ में आता है कि जो भी असेंबली में पहुंचा है वो एक बड़ी तादाद में वोट लेकर पहुंचा है और अवाम का नुमाइंदा है। जी जी। और वहाँ जो पहली वो बनी ऑपोजिशन, हाँ जी, उधर ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि आइए मिलकर बैठते हैं और इकोनॉमिक वो करते हैं पैक्ट आपस में। उन्होंने कहना जी हम तो नहीं बैठते आपस में। तो प्रेसिडेंट्स की आप जो बात करते हैं तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर सेट किए हैं। इलेक्टोरल वो अगेन भी बात है कि आप बहुत सारे आपके पास प्रेसिडेंट्स आपके पास हैं, बहुत सारे मेरे पास नहीं हैं, स्टार्ट कहाँ से डिस्कस कर सकते हैं बैठ के चीजों के ऊपर। आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात कर लें। जब गवर्नमेंट ने कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में हैं, सब बैठे हैं, आपने इन्होंने हमारी पीडीएम पार्टीज ने उसको निगलेक्ट करके कहा जी नहीं बिल्कुल हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते और फौरन रूल आउट कर दिया। अगेन वही बात है कि प्रेसिडेंट्स दोनों जगह से सेट होते हैं। समटाइम्स आप बहुत देखें, आप तो आपके पास एक है, मैं शायद हिस्ट्री का इतना अच्छा तालिब इल्म नहीं हूँ, तो मैं आपको अभी अगर मैं इस इंटरव्यू से पहले तैयारी करके आता इस बात के ऊपर तो मैं भी शायद कोई इंसिडेंट लेके आता। मेरा तो इतनी हॉट टॉक का इरादा नहीं था। हाँ जी बिल्कुल। मैं तो चाह रहा था कि इसको हल्के फुल्के अंदाज में मैं अपने लीडर्स पर टिचकर मारूं, तुम अपने उस पर टिचकर मारो, लेकिन तुम नहीं कर रहे। नहीं मैं यही पीटीआई के दोस्तों का यही हाल है कि वो उसको लाइट और एक हल्के फुल्के अंदाज में नहीं रखते उसको। मुझे अक्सर याद आ जाते हैं एमक्यूएम के दोस्त, अब तो कुछ और तरह के हैं वो। जी। मुझे वो याद आ जाते हैं कि वो जब आते थे टीवी मुज़ाकरों में तो चेहरे पर हंसी ही नहीं होती थी। अच्छा। मुस्कुराते ही नहीं थे। ठीक है। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ी चीज़ है जी। मैंने नोट किया स्पेशली पिछले 4-5 साल में कि पीटीआई के जो वज़रा या जो भी लोग उस पर आते हैं, एक तंज़िया मुस्कुराहट उनके चेहरे पर होती है। उसका आर्ग्यूमेंट से जवाब नहीं देते, एक तंज़िया सी मुस्कुराहट होती है, पीछे से सिखाया गया होगा कि तुमने ये बॉडी लैंग्वेज इख्तियार करनी है। अगर राना सनाउल्लाह की बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, मैं तो तंज़िया मुस्कुराहट की बात कर रहा हूं। राना सनाउल्लाह तो एक है ना, ये तो सारे के सारे एक जैसे हैं। राना सनाउल्लाह तो एक है, ये सारे राना सनाउल्लाह हैं। सही है। मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। नहीं, राना सनाउल्लाह अगर एक है
तो उसके साथ ये क्या हमारा जो कामयाबी तो अंकल काफी देर से हो रही है, वो मानने पे कामयाबी है या नहीं है? बहरहाल ये तय है, ये मैंने देखा जी कि जो पीटीआई के साथ है ना वो बहुत पक्का है, और वो इतना पक्का है कि उसको बहुत ही, यानी उसमें मजाक का पहलू ही नहीं ढूंढता, उसको हल्का फुल्का लेता ही नहीं, उसको एंजॉय भी नहीं करता, वो इतना सीरियस है। जबकि उसके मुकाबले में आप और पार्टियों में देखें वो हल्के फुल्के लतीफ़ा गोई और कोई ना कोई जुगत या कोई ऐसी चीज कर भी जाते हैं, ये तो जुगत तक बर्दाश्त नहीं करते बाबा। नहीं ये जब मुआशरे को इतना खुश्क बना देंगे तो कैसे हम जिएंगे। और मैं तो वैसे ही एंटरटेनमेंट का आदमी हूँ, हंसना खेलना अच्छा लगता है। नहीं सही, आपकी बात ठीक है। मेरा भी बेसिक मकसद यही है। और अच्छा, इनसे कोई सवाल पूछा जाए, जो मैं अक्सर देखता हूँ, अब तो कम आते हैं, इनसे सवाल पूछ, सवाल जो और जवाब चना, वो जब सवाल पूछा जाता है भाई ये क्या मजा हो, कहते जी ओनू देखो जी मैं हूँ तू क्या है कि जी राणा सलाउल्लाह ने देखा। मैं तो इनकी बात कर रहा था कि तुमने नोट नहीं किया कि एक खास तरह की मुस्कुराहट चेहरे पे रखते हैं जो कि सटायर होता है। सार्कास्टिक व्यू, आप तो व्यू नहीं बात है, स्माइल नहीं, आप सार्कास्टिक स्माइल कह लें, स्माइल। हाँ, कई को मैंने देखा। हो सकता है अंकल आप ऐसे चैनल्स को ज्यादा देखते हो जहाँ पे ज्यादा एलैबोरेट करके दिखाया जाता हो कि देखें इसने ये हाथ उठाया तो इस टोन में उठाया, इसने ये दिखाया तो इस टोन में दिखाया। तुम संजीदगी से ले गए, तुम सीरियस हो गए। मैं तो आपको मदान जवाब देना चाह रहा हूँ आपकी बात का कि आप ऐसे चैनल्स मत देखा करें। ये मजाक वो जो मजाहिया प्रोग्राम लगते हैं, मैं बड़े शौक से देखता हूँ सुहेल अहमद का। जी। उसमें तो वो हर एक को रगेदरा होता है, कभी वो शहबाज शरीफ बना हुआ होता है, कभी वो आपका जो एक बहुत ही आला तरीन फख्र पंजाब था, क्या नाम था उसका, वजीर आला बुज़दार। हाँ याद है ना? जी भूल गए उसे? नहीं, याद है। ले आए उसे तो वो अभी मेरे ख्याल से अभी वो कानूनी कार्रवाई चलेगी उनके ऊपर। यार आ जाए तो मैं तो कहता हूँ आ जाए तो, है ना, इन्हां दी जान छुटे। इमरान भी आ जाए तो बहुत अच्छा, इन्हां दी जान छुटे, है ना। इन्हां ने तो मेरा ख्याल है कि खुद ही अपने गले एक मुसीबत पा ली है। ठीक है, वही रहता तो अच्छा था। लेकिन ये मुझे बताओ ना कि इलेक्शन से पहले और वोट डालने से पहले कैसे कोई वादा कर सकता है कि अगले 5 साल भी मेरे, ये कैसे हो सकता है? जब आपके साथ जब आप ठाठे मारता समंदर हो तो आप बता सकते हैं। कौन सा आवाम का ठाठे मारता? बहुत आते हैं अंकल। आप तो नहीं जाते। आप ठाठे मारते हुए समंदर की बिना पर आप दावा कर रहे हैं कि अगले 5 साल भी हमारे हैं। यानी अवाम के वोट की ये तौकीर है या तौहीन है, क्या भला है? आप कैसे कह सकते हैं इलेक्शन से पहले कि ये अगले 5 साल मेरे? अंकल बहुत सारी आप दुनिया की अगर पॉलिटिकल पार्टीज को देखें तो आपके बड़े एग्जिट पोल्स होते हैं, बड़ा इस चीज़ के ऊपर काम किया जाता है। आप अमेरिका के इलेक्शंस अगर देखें, आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, तो बाकायदा हर स्टेट के हिसाब से आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये स्टेट कौन सी पार्टी जो है वो विन करेगी। तो मेरा ख्याल से ये बहुत सारी चीजें पॉलिटिकल बातें हैं, वो एक पॉलिटिकल एफिलिएशंस के ऊपर लिंक होती हैं। याफ्ता मुल्क हैं, उनके साथ खुदा के लिए, मतलब मैं तो कहता हूँ कि वो कंपेयर नहीं करना चाहिए। जी वहाँ की जो डेमोक्रेटिक जो हिस्ट्री है और उनके जो रवैये हैं और उनका जो सारा कुछ है वो और तरह का है, वो हम वैसे नहीं हैं। मैं अंकल हम वैसे बिल्कुल नहीं है। जी हम ये कुछ पॉइंट्स पे उनको एग्जाम्पल दे देते हैं, कुछ पॉइंट्स पे नबी पाक को एग्जाम्पल दे देते हैं, कुछ पॉइंट्स पे हम अपनी सोसाइटी की तरफ आ जाते हैं। जहाँ जहाँ हमारा ये है कि कोई हमारे मुताबिक हो रहा होता है, हम उधर की एग्जाम्पल दे देते हैं। ये तो कोई बात नहीं। देखिए ना, वो तो ये तो सीधी सी बात है कि जो वहाँ पे आप अच्छी चीज होती हुई देखेंगे आप उसकी एग्जांपल देंगे। ये तो अच्छी हमारा एज अ सोसाइटी भी हमारा ये होना चाहिए। अच्छी चीज तो ये है ना कि वो अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप भी अगर वही अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर तो एग्जाम्पल बन कि देखें जी वो बर्गर खाते हैं तो इसलिए सेहतमंद है, ये देखें हमने भी बर्गर खाया अब हम भी सेहतमंद हो जाएंगे, है ना। या तो बर्गर खाएं, सही,
और खाए बिना आप कह रहे हैं कि देखो यार वो कितने अच्छे हैं, बर्गर खाते हैं, फलां करते हैं, वो इतना वो है, और मैं क्यों नहीं अच्छा? तो भाई तुम बर्गर खाओ तो अच्छे बनो। सही हैं? कदों खावांगे बर्गर? देखें, मैं आपकी इसी बात को बोलूँगा कि जिस तरह आपने कहा ना कि वो लोग हमसे बहुत ऊपर हैं, हमसे बहुत आगे हैं इन नॉर्म्स के अंदर, तो यही हमारा मकसद है कि हम क्यों हमेशा से ये बात करते हैं कि हम उनसे जो है वो लेस हैं। हम क्यों, आप अपने दिमागी एलिवेट करने का पहला टारगेट ये होता है कि आप अपने आप दिमाग में विजन रखें। नहीं, अगर आपके पास विजन ही नहीं होगा तो आप उस लेवल तक पहुंच जाते। आप कोई गोल दिमाग में सेट किए बगैर कैसे अपने गोल तक पहुंच सकते हैं? मैं आपकी इस बात से कतअन एग्री नहीं करता, ठीक, बल्कि इससे मुत्तफिक बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसलिए कि जिस शख्स को अपनी कमजोरी और अपनी कमी का एहसास ना हो और वो ये समझे कि मुझ में कमी नहीं है और मुझ में कमज़ोरी नहीं है, वो ज़िंदगी भर ना तो अपनी कमी दूर कर सकता है ना अपनी कमज़ोरी दूर कर सकता है। जब तक आप मानेंगे नहीं एज ए नेशन कि हम में दुनिया के मुकाबले में ये कमियां हैं और हमने ओवरकम करना है, फिर तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं जी हम में तो कोई कमी नहीं है, हम में तो खूबियाँ ही खूबियाँ हैं, हम तो बहुत ही आला दर्जे के हैं, हम तो बहुत ज़बरदस्त हैं, फिर तो कभी भी नहीं ठीक। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और मैंने जितनी भी थोड़ी सी डिस्कशन की है उसमें मेरा मकसद कहीं ये कहने का नहीं था कि हम बहुत अच्छे हैं और हमें कोई ख़राब खामी नहीं है। मेरा सिर्फ मकसद ये था कि अगर आपकी खामी भी है और आपने आइडेंटिफाई कर ली है तो आपके दिमाग में गोल होना चाहिए पहले कि मैंने इस खामी को दूर करना है। हाँ, और जब आपके दिमाग में गोल होगा तभी आप वहां पे गोल तो होना चाहिए कि मैंने खामी को दूर करना। तो यही मेरा बात है, गोल उस वक्त बन सकता है जब आप अपनी खामी को मानेंगे। जी, तो अब यही इसी से मैं अपनी बात, जब आप अपनी खामी को मानेंगे तो किसी दूसरी दुनिया का कोई मिसाल नहीं देंगे। नहीं अंकल, ये देखिए मैं अब आपकी बात से यहाँ पे इख्तिलाफ करता हूँ। आप कह रहे हैं कि आप अपनी खामी मानेंगे, मैंने खामी मान ली कि हम उस जैसी डेमोक्रेसी या उस जैसे नॉर्म्स के ऊपर अभी नहीं आते हमने, लेकिन वो उस लेवल को अचीव करना है, तो ये हमारा गोल है। लेकिन अगर हम ये उस गोल को अचीव करने के लिए यही सोचते रहेंगे कि हम एहसास कमतरी में हैं, हम तो क्योंकि हमारे पास ये नहीं है तो हम ये नहीं सोच सकते, नाउमीदी में रहेंगे हमेशा, तो मेरा नहीं ख्याल से कि हम उस गोल को अचीव कर सकेंगे। नाउमीदी और कॉम्प्लेक्स जो है ये तो वाकई नेगेटिव थॉट्स हैं जी, ये नहीं होने चाहिए। तो मेरा यही सवाल है आपसे, पसंदी होनी चाहिए। जी, हकीकत पसंदी ये कि आप अपनी अचीवमेंट्स के लिए गोल मुकर्रर करें, लेकिन साथ के साथ ये रियलाइजेशन भी हो कि ये काम, इस काम में मैं कमज़ोर हूँ, ये कमज़ोरी मैंने ओवरकम करनी है और यूनिटी के साथ करनी है। आप जब नफरत करते रहेंगे तो क्या यूनिटी पैदा होगी? कोई भी नहीं। यार सॉरी, मैं आपसे लंबी चौड़ी और हॉट टॉक हो गई। 12 तुम पक्के हो अपनी जगह पर, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। वो गालिब का शेर है कि वफादारी बशर्ते उस्तवारी असले ईमान है जी, मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को। वो गालिब कहता है कि ब्राह्मण को भी काबे में गाड़ो, इसलिए कि सारी उम्र ये एक बात पे अड़ा रहा और दूसरी तरफ नहीं गया, तो वफादारी उसने निभाई बुतों के साथ जी। तो बहरहाल आपकी वफादारी को सलाम। मेरा ख्याल से एक एंड कमेंट मेरी तरफ से भी होना चाहिए। हाँ। जितनी हमारी डिस्कशन थी उसका मेरे ख्याल से मैं तो क्रक्स ये समझता हूँ कि जब भुट्टो को फांसी दी गई तो भुट्टो के बड़े तारीखी जुमले थे कि बुज़दिल कौमों के बहादुर लीडरों का ये अंजाम होता है। मेरा ख्याल से आज वो डिसाइसिव मोमेंट है कि आज कौम भी मेरे ख्याल से बहादुर हो चुकी है। इस पे शायद आपका भी इख्तलाफ हो, बहुत से लोगों का इख्तलाफ हो, बट हम नजरियाती तौर पे ये समझते हैं कि शायद आज हमारी कौम जो है वो बहादुर हो चुकी है। चाहे जिस भी तरीके से आप उसको समझे, लेकिन आज हमारी कौम बहादुर हो चुकी है। आपने अपनी तरफ से आखिरी बात की, लेकिन आपकी बात में से एक बात निकल रही है कि आज भुट्टो क्यों याद आ गया? क्योंकि भुट्टो एक नजरियाती आदमी था। मैं अगर आपको याद आया, नहीं भुट्टो चले, वो तो हम नहीं मैं आपको बताता हूँ। मेरे जो वालिद साहब थे, पहले क्यों नहीं, मेरे वालिद साहब भुट्टो के बड़े एक थे। कर रहा मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, ये और आपके लीडर की बात सर। जब ये आज भुट्टो क्यों याद आ गया?